नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूँ कहने को तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन गालिबन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो ये है कि इसहाक डार साहब जो हैं उनकी वापसी के फ़ौरन बाद मार्केट ने एक पॉजिटिव इंप्रेशन लिया है और गुज़िश्ता 48 घंटे में रुपये ने डॉलर के मुकाबले में, ये डॉलर जो है वो तकरीबन 10 रुपये के करीब उसकी डेप्रिसिएशन हुई है। और आज इंटरबैंक मार्केट जो कर्व मार्केट है, प्राइवेट मार्केट है, उसमें डॉलर 130 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था, जबकि सिर्फ 3 या 4 दिन पहले डॉलर जो है वो 144 का था। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 दिनों में, 4 दिनों में तकरीबन 14 रुपये की करेक्शन जो है, 13 या 14 रुपये की करेक्शन जो है वो डॉलर ने की है अगेंस्ट द रुपी। इसे डार जोल्ट, डार शॉक, डार इफेक्ट, डार की कामयाबी, एक मैंने जब प्रॉपर्टी डीलर से ये बात की, मैंने उनसे कहा कि इतना हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखा शेर के आते ही क्या इफेक्ट जो है पड़ा है। तो ये जो शेर का इफेक्ट है, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये कितनी देर चल सकेगा, बिकॉज पाकिस्तान का जो बिग बिजनेस है वो ये समझता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, क्लेवर क्यों ना हो, फंडामेंटल्स इतनी आसानी से इंप्रूव नहीं हो सकते, और ये एक फील गुड फैक्टर है। तो क्या डार साहब को एक फील गुड फैक्टर के लिए लाया गया है? क्योंकि इससे पहले हमारे कानों में ये बात पड़ रही थी सियासी हलकों से कि जो इलेक्टेबल्स हैं PMLN के, यानी वो लोग जिनको इलेक्शन पे खर्चा करना होता है MNAs और MP की सीट्स का, उनका नवाज शरीफ साहब को लंदन में ये पैगाम था कि आप कोई ऐसा सुलह सफाई करें, खुद भी आएँ, कैंपेन को लीड करें और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मजबूर करें कि सब्सिडीज़ दें पेट्रोलियम पे, फर्नेस ऑयल के ऊपर, वीट के अंदर और यानी वीट के ऊपर इन सब पे सब्सिडीज़ दें। और एक चीज़ मैं और भूल रहा हूँ जिसमें सब्सिडी का है, ताकि कुछ एक टेम्पररी इफेक्ट ऐसा पैदा हो सके, उसके बाद आप असेंबलीज डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्या डार साहब जो हैं वो एक 3-4 महीने के रनअप के लिए हैं, या डार साहब की कोशिश होगी कि फील गुड फैक्टर को कंटिन्यू किया रहा है अगस्त 2023 तक? ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के सवालात हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं PMLN के उभरते हुए लीडर जनाब राना एहसान अफजल खान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऑन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, स्पोक्स पर्सन भी हैं PMLN के। मेरे साथ सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। राना साहब, वेरी वार्म वेलकम टू। इसी प्रोग्राम में मुजम्मल असलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन हैं, इकॉनमी और फाइनेंस में फॉर्मर स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। एक वीडियो लिंक के जरिए मुझे कराची से ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू मुजम्मल असलम साहब। और प्रोग्राम के सबसे शुरू में मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब से। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं बात करूँगा आरिफ हबीब साहब से, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से की आगाज़ ही हम करते हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब से, जो डीन हैं, प्रोफेसर हैं नास्त बिजनेस स्कूल के, इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ वाबस्ता रह चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब सुन चुके हैं कि इसहाक डार साहब की वापसी का एक पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट में है। दूसरी तरफ से बाज़ लोग दबे अल्फाज में ये भी कह रहे हैं कि जो डॉलर को जैकअप किया गया था 140 से ऊपर, उसका मकसद ये था क्योंकि मार्केट बहुत छोटी है, उसमें 2-2.5 बैंक, और अगर 2 बड़े मनी चेंजर कराची के इकट्ठे हो जाएं तो आप डॉलर की कीमत को ऊपर भी ले जा सकते हैं, डॉलर की कीमत को नीचे भी ला सकते हैं। तो ये जो कुछ हुआ है, ये जिसको डार इफेक्ट, डार जोल्ट, ये डार की कामयाबी कहा जा रहा है, ये असल में एक क्रिएटेड किस्म का सेंटिमेंट। देखिए, बात ये है कि ये उन लोगों को सोचना चाहिए। आप वैसे 100 जो है वो कम बता रहे हैं, आप 140 से 130 की बात कर रहे हैं, ये 230-240 की बात है। सॉरी, मैंने गलत कह दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 200 तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो बहुत टेलीविजन पे आते हैं और एक कहते हैं कि ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए पाकिस्तान में, और इसकी अलाइनमेंट जो है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो। ये बड़े मुश्किल किताबी बातें करते हैं, और मैं हमेशा से कहता था इस मार्केट को, मैंने प्रैक्टिकली इनको हैंडल किया, इसलिए मुझे पता है। छोटी सी मार्केट है, इसमें जो बैंक का ट्रेजरर होता है वो रोल प्ले करता है, सेंट्रल स्टेट बैंक के कुछ लोग इसमें मिले हुए होते हैं उनके साथ में, और ये फॉरेक्स एसोसिएशन वाले ये मिल के खेल खेलते हैं। ये जो 180 से जब ये हुकूमत आई थी और वहां से 240-242 पे पहुंचाया गया था, ये सारे खिलाड़ी थे जो ये जा रहा था नीचे की तरफ में। और मैं बार बार चीखता रहा कि इसका इट हैज नथिंग टू डू विद मार्केट फंडामेंटल्स, ये लोग खेल खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जो कुछ कह रहे हैं इसका फिर क्या मतलब है कि जो लोग खेल खेल रहे थे वो डार साहब से डरते हैं? मैंने आपको वही बताना चाह रहा हूं। मेरी इत्तला ये है कि डार साहब ने वहां से चलने से पहले ये फॉरेक्स एसोसिएशन वालों को जरा फोन खड़काया था कि मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, इसको नीचे लाओ। ठीक है, वो बेसिकली मुफ्ता इस्माइल साहब को कुछ नहीं समझते थे। ठीक है,
ठीक है, तो ये खेल था वो। अच्छा, नहीं तो फिर तो ये बात हुई ना कि चूंकि मार्केट और मनी चेंजर जो हैं और बैंक्स जो हैं वो डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल को कमजोर समझते थे, वो समझते थे उनकी उतनी अथॉरिटी नहीं है। डार साहब का उनका पता है कि डार साहब नवाज शरीफ साहब के करीब है, खानदान के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। ये डार साहब भी पुराने खिलाड़ी हैं, ये फॉरेक्स एसोसिएशन वाले उनसे बहुत माजी में भी मिलते रहे थे, तो थोड़ी से उनको डार साहब के मिजाज का भी पता है। ठीक है, तो उन्होंने डांट डपट की वहां से। तो एक तरह से जो फिर कहा जा रहा है उसको आप कंफर्म करते हैं कि डार साहब का एक सर्टेन इफेक्ट है। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे बिग बिजनेस कहता है, कराची का बिग बिजनेस कहता है कि ये ज्यादा देर तक डार साहब इसको सस्टेन नहीं कर सकते, ये फील गुड फैक्टर है। देखिए, ये तो अभी वक्त ही बताएगा कि ये कहां तक ही जाता है, कहां तक। लेकिन एक चीज सोचे कि जब ये हुकूमत आई थी तो 180 रुपए $1 था। ये न भूलें कि अभी भी जो है अगर 230 पे अगर आ गया है तो अभी भी ये तकरीबन 50 रुपए उस वक्त से भी ज्यादा है। तो ये इसको ना भूलें। हम तो ये हो गया ना कि 245 से ये 240 से 230 पे आ गया तो हम छलांगे मार रहे हैं। ये हम भूल गए कि ये 180 से ऊपर गया था वहां पर, तो अभी भी तो 50 रुपए ज्यादा हो गया है। $1 पे 50 रुपए का फर्क पड़ा हुआ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, डार साहब प्रोबेबली ये थर्ड टाइम पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, इफ नॉट द फोर्थ टाइम, और वो कल हल्फ उठाएंगे दिन के 10 बजे। आप क्या समझते हैं कि डार साहब इस हुकूमत की सियासी जो साख है, जो सियासी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए क्या क्या इकदाम उठा सकते हैं? देखिए, डार साहब के हाथ बहुत कुछ बंधे हुए होंगे IMF के प्रोग्राम से, ठीक है ना। जैसे आप अभी इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि जी सब्सिडी दे दो, आटे पे दे दो, तेल पे दे दो, तो गैस पे दे दो, तो बिजली पे दे दो। IMF रास्ते में खड़ा होगा, क्योंकि हमने 6th और 7th रिव्यू जो कंबाइंड किया है उसमें 8वें रिव्यू में जब वो आएंगे तो उसमें जो हमने कमिटमेंट की हुई है उनके साथ में कि हमने ये करना है, तो वो तो 8वें रिव्यू में जब आएंगे तो वो कहेंगे ये बताएं आपने क्या किया है। ठीक है, तो इस वक्त IMF ने जकड़ा हुआ है पाकिस्तान को। तीन चीजों पे सब्सिडी चाहिए सियासी तौर पर PMLN को, बिजली पे चाहिए, तेल के ऊपर चाहिए और आटे पे चाहिए। IMF रोकेगा। इसकी वजह यह है कि हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मद में ये इस हुकूमत में जो बजट में रखा है कि हम 50 रुपया फी लीटर तक जो है वो लेकर जाएंगे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। तो अगर दुनिया में तेल की कीमतें कम भी हो जाएं तो हमने 50 रुपया फी लीटर जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हासिल करना है, ताकि 850 बिलियन रुपया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हम हासिल करें। क्या आप समझते हैं कि इसाक डार साहब का और IMF के दरमियान में एक हेड ऑन कोलिजन होगा, या इसाक डार साहब IMF को समझा लेंगे? मैं हमेशा से कहता हूं IMF का प्रोग्राम एक सियासी प्रोग्राम होता है। अगर IMF को इशारा होगा बड़े चौधरी से क्या हाथ हौला रखो, या बिल्कुल आंख जो पीछे चला गया है वो सामने आ जाएगा। तो ये अब ये देखना है कि बड़े चौधरी कितने मेहरबान हैं। बड़े चौधरी साहब समझ रहे होंगे, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही, IMF को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो हमेशा, ये तो अपनी आंखों से देखी हुई बात कर रहा हूं ना कि कितने उनका इन्फ्लुएंस होता है। डॉक्टर, my last question to you before I go to the other guests, जब आपने बड़े चौधरी का जिक्र कर दिया तो गुज़िश्ता 72 घंटों से ये बात बड़ी जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान को पेरिस क्लब की $10 बिलियन की रीस्केड्यूलिंग मिल सकती है, जहां पाकिस्तान को हर साल उसके ऊपर $1.1 बिलियन लोन देना पड़ता है। और अगर ये रीस्केड्यूलिंग मिल जाती है पेरिस क्लब से, फ्लड्स की वजह से, एनवायरमेंटल डिजास्टर से, तो फिर हुकूमत के लिए $1.1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट्स इस फिस्कल ईयर में नहीं देनी होंगी। आप कितने पूरी उम्मीद है? देखिए, आप बात मुझसे कर रहे हैं, ये वो शख्स है जो पेरिस क्लब के डेट की रीशेड्यूलिंग में था, अपने हाथों से किया। नंबर 1, ये वो शख्स है जिसने इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डेट ऑफिस बनाया और उसका पहला डायरेक्टर जनरल भी बना। देखिए, पेरिस क्लब के डेट जो है 12.5 बिलियन का डेट था सितंबर 2001 में, वो सब के सब रीशेड्यूल हुए हैं। उसमें से 2/3 जो था वो 35 साल के लिए हुआ था, और जो 1/3 था वो 15 साल के लिए हुआ था। तो 1/3 वाला तो 2016 से ऑलरेडी उसकी पेमेंट हो रही है। अच्छा। और जो 2/3 वाला डेट था तकरीबन $8.8 बिलियन, वो तो 2035 के बाद से उसकी पेमेंट शुरू होगी। नहीं, तो ये सारी की सारी जो चीज है, आप समझते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है कि $10 बिलियन है, उसको $10 बिलियन है ही नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि लोगों ने देखा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ ले,
चैप्टर जो है एक्सटर्नल फाइनेंस का जो चैप्टर है, पेज नंबर 154 है, टेबल नंबर 10.7 है, उसको खोल के पढ़ लें। उसमें सब लिखा होगा कि कितने डेट थे, कौन क्या हुआ, सबका डिटेल दिया हुआ है। ये अपने हाथों से मैंने लिखा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया डॉक्टर अशफाक हसन ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वाबस्ता रह चुके हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे पेरिस क्लब का डेट गालिबन $10 बिलियन स्टेज पे है ही नहीं। तमाम अखबार जिन्होंने इस हवाले से इदारियाँ भी लिखे हैं, बहुत लंबी लंबी रिपोर्ट्स लिखी हैं, उनको अपने आदाद शुमार और फैक्ट्स को चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली इस वक्त पेरिस क्लब का टोटल डेट है कितना, और अगर वो रिस्केड्यूल हुआ था 35 बरस के लिए उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा, तो इस वक्त फिर कितना बाकी रहता है। एक इंटरेस्टिंग बात है। मैं अपने बाकी गेस्ट की तरफ चलता हूँ। मेरे साथ राना एहसान साहब भी हैं, मुजम्मल असलम साहब भी हैं। राना एहसान साहब, ये तो फिर आपकी हुकूमत को नहीं पता, ये मीडिया को नहीं पता ठीक तरह से फैक्ट को $10 बिलियन कोट करें, वो कह रहे हैं $10 बिलियन तो बनता ही नहीं है इस वक्त। सबसे पहले तो हुकूमत ने ये कहीं अनाउंस भी नहीं किया कि $10 बिलियन का जो पेरिस का जो डेट है वो रीस्केड्यूल होने जा रहा है। कोई ऐसी खबर किसी मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुझे आप बता दें, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है या किसी हुकूमत के किसी मिनिस्टर ने कहा है, किसी ने भी नहीं कहा। ये डॉन का है एडिटोरियल 26 सितंबर का, एक दिन पहले का डॉन एडिटोरियल। पाकिस्तान इज सीकिंग, इसका उन्वान है डेट डेफरमेंट। Pakistan is seeking deferment of its bilateral debt of nearly $10 billion for a few years, which, if approved by the wealthy Paris Club creditors, will save it $1.1 billion in loan repayments this fiscal year. That will ease pressure on the nation's dwindling foreign exchange reserves that have already dropped to $8.3 billion and generate some space for the government to rehabilitate and reconstruct after the floods. An announcement to this effect was made by Finance Minister Miftah Ismail a day after the Prime Minister said in an interview that all hell would break loose if the rich countries did not immediately provide Pakistan debt relief to help it get back on feet. However, in order to calm the tree, ये तो clearली उस वक्त अभी लेकिन इसके अंदर 10 बिलियन की डेट की जो है रीफाइनेंसिंग, वो उसकी तो बात नहीं कर रहे। 1.1 बिलियन की बात की गई जो अभी बायलैटरल्स का इस साल जो ड्यू है। 1.1 बिलियन तो उस पे इंटरेस्ट है जो इस साल जो आपका बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, बायलैटरल्स को हमने 2.7 बिलियन पे करना है इस साल, तो उसके अंदर कोई अगर थोड़ा बहुत कोई उसका वो शिफ्टिंग हुई तो वो हो सकती है। लेकिन मैं आपको दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं। हम लोग कमर्शियल बोरोइंग जो हमने की हुई है उसके ऊपर हम कोई डिमांड भी नहीं है हमारी, और जो ड्यू डेट्स हैं उसके ऊपर हम उसको पे करेंगे। इसी तरह जो हमारे बॉन्ड्स ड्यू हैं हमें जरूरत भी नहीं है कि हम उसके ऊपर पे करें, कोई हम डिफरमेंट मांगे, हमें जरूरत बॉन्ड्स पे तो आपके वैसे 50-60% डिस्काउंट। तो मैं वही बता रहा हूं। तो वी आर देखें जो हमारे जो टोटल हमारे जो आउटफ्लोज हैं, जिसमें डेट की तकरीबन 21-22 अरब डॉलर की पेमेंट्स ड्यू है इस साल के अंदर, वो और फिर जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट सोच रहे हैं कि इस साल जो होगा जो 9 अरब डॉलर के करीब एक्सपेक्टेड है, तो उसकी जो इनफ्लोज हैं हमने अरेंज की हुई है। एंड वी फील कि सिचुएशन है क्या, ये $10 बिलियन सिचुएशन ये है कि इस साल की जितनी हमारी आउटफ्लोज हैं डॉलर की, जितना डॉलर का ये मांग रहे हैं होना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए ऑब्वियसली जो बायलैटरल्स हैं उनसे हुकूमत नहीं कह रही, नहीं 10 बिलियन डॉलर की तो हम बिल्कुल भी ये बात की $10 बिलियन का तो फिगर ही नहीं है कि हम $10 बिलियन की डेफरमेंट चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज है। आप फाइनेंस की मामलात को देखते रहे, आप इस वक्त तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन से आपका ताल्लुक है, क्या हकीकत है? $10 बिलियन की खबर कहां से आई है? तो मिफ्ता इस्माइल साहब को कोट कर, किसी ने $10 बिलियन का जिक्र ही नहीं किया। देखें बात यह कि इसमें जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, सलाम आपके सारे जो भी गेस्ट हैं। देखें बात यह है कि ये सारा कुछ जल्दबाजी में हुआ। आपने देखा होगा कि ये यूएनओ में जाने से पहले ये कतर गए थे। कतर में भी कुछ हमें इस तरह की बातें सुनने को मिली कि इतने अरब डॉलर का डिपॉजिट आ रहा है, इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, साथ में LNG भी मिल रही है डेफर्ड पेमेंट में, और जो है किसकी तरफ से सुनने को मिली? कतर की तरफ से, पाकिस्तानी साइड से? ये हुकूमत पाकिस्तान आउटगोइंग फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उस पर बाकायदा राना एहसान भी साथ बैठे हुए थे, बिलाल और राना अक्सर साथ होते हैं। तो इसी तरीके से UAE पे भी बात हुई, सऊदी अरब पे भी बात की। बेसिकली होमवर्क की कमी है, और दे डोंट हैव एक्चुअली, ये जो मीडिया पे आके बैठ के ना ये मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश करते थे, बैकग्राउंड में कोई होमवर्क या कमिटमेंट नहीं था। सेम इज एक्चुअली हैपनिंग इन, ये जो अभी देखे ना, शहबाज शरीफ साहब ने ब्लूमबर्ग को कह दिया
कि वो एक बड़ा फेमस उनका वी विल हेल्प ब्रोक ऐसा करके, वी विल हेल्प ब्रेक अगर हमें पैसे ना मिले, तो वो बोल दिया। तो फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की कि शहबाज साहब ने, जैसे राना साहब ने भी बात की कि शहबाज साहब ने सिर्फ जो है ना वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल लोन की बात की है, कमर्शियल लैंडिंग और उसकी बात नहीं की। तो बेसिकली एक कन्फ्यूजन है गवर्नमेंट के रैंक में, पैनिक है, और फिर उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है कि कहीं से कोई कमिटमेंट जो है, हाँ, कहीं से कोई कमिटमेंट रियलाइज नहीं हो पा रहा अभी तक। और अब जो है, हाँ, अब जो है उसके बाद जो है एक कोशिश हो रही है कि आईएमएफ से वेवर ले लें कि आईएमएफ कुछ जो है, अभी ये टारगेट सितंबर के भी सारे मिस हो रहे हैं, ठीक है, उस पे वेवर की बात है। मिफ्ता ने बोला भी कि हमने आईएमएफ से बात कर ली है कि आप नरमी कर लें। जब आपने अभी 29 अगस्त को प्रोग्राम आपने कंक्लूड किया, ठहरे मुजम्मिल, जरा रुकिए ना। मुजम्मिल का ये इल्जाम है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग एक फील गुड फैक्टर पैदा करते हैं, जहां जाते हैं खबर छोड़ देते हैं अपने डिसइंफॉर्मेशन के लिए, अभी हमें यहाँ से इतने पैसे मिलने लगे हैं, ये पैसे मिलने लगे हैं, लेकिन कोई होमवर्क और कमिटमेंट्स होती नहीं है लोगों को खुश करने के लिए और मीडिया को। अच्छा देखिए, मैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू एवरी पॉइंट दैट ही इज डेड। देखें, जब हम कतर से आए तो हमने इन्वेस्टमेंट की बात की। कतरियों ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का हमें कहा है कि वो इस साल के अंदर करेंगे, कुछ हो सकता है अगले साल में भी शिफ्ट हो जाए। यूएई भी $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात करी। किस चीज़ में करेंगे? अब वो बताया आपको कि वो एयरपोर्ट्स भी हैं, उसके अलावा और एलएनजी के टर्मिनल भी हैं। हम सुन रहे हैं कतरी इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो मार्केट एरियाज हैं, दिस इज द कमिटमेंट और मार्केट एरियाज डेवलप करें, जिस तरह से कि दुबई एयरपोर्ट। दिस इज द कमिटमेंट वी गॉट फ्रॉम दैट ट्रिप। उसके अंदर आपकी एयर स्पेस है, ये कमिटमेंट है और इंशाल्लाह ताला ये आगे आने वाले दिनों में जो है मटेरियलाइज होगी। सो दिस इज $4 बिलियन। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब आगे जो है जो इन्होंने बात की, मैंने आपको बताया कि $32 बिलियन का इनफ्लो जो है इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब 31 दिसंबर तक नहीं, जो फाइनेंशियल ईयर है, जो जून 23 इलेक्शन तो नहीं करवाना चाह रहे आप 30 जून तक। नहीं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारा जो कोई भी जो हमारे आउटफ्लोज हैं वो 22 अरब हमारा जो है वो डेट की रीपेमेंट है और फिर हमारा करंट अकाउंट, सो वी आर कवर्ड। तो जो मार्केट फंडामेंटल है, जो फील गुड फैक्टर आप कह रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं, देखिए जो इन्होंने किया था उससे हम आधे पे ले आएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो मार्केट फंडामेंटल है वो ये है कि हमारी आउटफ्लोज जो है, इनफ्लोज हमारी ज्यादा है, नंबर एक। इसका ये मतलब है कि जो आपका $22 बिलियन है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट कितना होगा? देखिए, मेरे ख्याल से 8-9 अरब डॉलर, 9 अरब डॉलर, 9-10 अरब डॉलर हो जाएगा। फ्लड्स आए उसकी वजह से कोई 1-2 अरब का और इंपैक्ट पड़ जाएगा, बट दैट इज द टारगेट कि हम इसको वहीं कंट्रोल करेंगे। $32 बिलियन का इतना खूबसूरत जो मैजिकल फिगर है, ये कहां से आ रही है? मैं आपको बता देता हूं, फ्रेंडली कंट्रीज का रोल ओवर है $7 बिलियन का, और जो है वो मल्टीलैटरल से हमें 10 सऊदी अरब का तो रोल ओवर हो चुका है। हाँ, हो चुका है, तो वो इंक्लूडेड है ना। वो कितना था? तो मैं सो लेट मी, जो मुझे जरा मोटी बात करने दें कि ये चीज तो हो गई। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट फंडामेंटल्स हैं कि हमारे आउटफ्लोज इनफ्लोज जो हैं वो कवर्ड हैं, बल्कि हम रिजर्व्स भी बिल्ड करेंगे बाय $4 बिलियन इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो रुपया जो है बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, 30 जून 2023, सो जो रुपया जो है इट इज अंडरवैल्यूड। और रुपया जो है वो एक फ्लड्स का इंपैक्ट आ गया, एक जो मार्केट सेंटिमेंट जो फ्लड्स की वजह से डेवलप हुआ, और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इमरान खान क्रिएट कर रहा है उसका फैक्टर था। लेकिन मैं समझता हूं दार साहब के आने से मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो गया, और वो जो इंपैक्ट था आपने स्टॉक मार्केट में भी देखा। नहीं, मैंने 3 दिन 4 दिन या 2 महीने। अब मैं आपको ये बता रहा हूं ना, फंडामेंटल ये है कि आउटफ्लोज इनफ्लोज हमने कवर कर लिए, बल्कि सरप्लस कर लिया। और फिर इसका ये मतलब है कि वी आर लुकिंग एट एन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, we are looking at rupee strengthening. So ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और फिर IMF की बात की, एक पॉइंट, IMF का पॉइंट ये है कि IMF को हमने बताया कि फ्लड्स आ गए, और वो उस तरीके से चीजें पता कि फ्लड नहीं आ गए, लेकिन हमने उनको कन्विंस करना था कि इतना हमारा लॉस हो गया है। तो वी विल हैव टू लुक इनटू कि जो आपने जो स्ट्रिंजेंट जो हमारे पे शराइत लगाई हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा, और वो एग्री कर गए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। क्लियरली इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत लेड बाय PMLN जो है वो ये सोचती है कि डार साहब की वापसी के बाद जो एक इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन हुकूमत कर सकेगी, जिसमें $32 बिलियन के इनफ्लोज फिस्कल साल जो 30 जून 2023 पे खत्म होना है उससे पहले तवक्को है कि $32 बिलियन के इनफ्लोज हो सकेंगे, और जितने आउटफ्लोज हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की शक्ल में और इंपोर्ट्स की शक्ल में उसको मैनेज किया जा सकेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, मजीद इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन अब हमें आरिफ हबीब साहब ने ज्वाइन किया, जो चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के। ये ग्रुप जो है 11,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है। ये इन्वेस्टेड है पाकिस्तान के फाइनेंस में, ट्रेजरी मार्केट्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। सो वेरी वार्म वेलकम टू आरिफ हबीब साहब। आरिफ हबीब साहब, मेरा आपसे ओपनिंग क्वेश्चन ये है, इस वक्त मेरे साथ राना एहसान साहब भी हैं जो PMLN के रहनुमा हैं, मेरे साथ मुज़म्मिल असलम साहब भी हैं जो तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि डार साहब कल 10 बजे सुबह हल्फ लेंगे एज पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर, और ये प्रॉब्ली एटलीस्ट थर्ड टाइम है कि वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, इफ़ नॉट द फोर्थ टाइम। अब उनके सामने जो चैलेंजेस हैं वो क्या है? उनको लाया इसलिए गया है कि वो एक फील गुड फैक्टर पैदा करेंगे, एक एहतमाद पैदा करेंगे मार्केट में। क्या करना होगा डार साहब को? चैलेंज उनके सामने क्या है और उनके हाथ किस हद तक बंधे हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बहुत ही डिफिकल्ट हालत में ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और रिसेंट पीरियड के अंदर जो हमारी इकोनॉमी जिन मसाइल से जो दो चार रही है, उसमें सबसे बड़ा तो ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारा हाई इन्फ्लेशन और रुपए की गिरती हुई दर जो है वो आई थिंक सबसे बड़े मसले हैं। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब जो इस वक्त हो रहे हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, तो मुझे लगता है कि जो वर्स्ट है वो निकल चुका है, और जब ये इसकी इब्तिदा कर रहे हैं तो तमाम जो मुश्किल फैसले थे वो लिए जा चुके हैं। ज़ाहिर IMF का प्रोग्राम जो है वो ऑन ट्रैक है। फिर वैसे ही जो है डार साहब के आने से पहले ही ये उम्मीद की जाती कि एंड ऑफ सितंबर से चीज़ें जो है उनमें ये है कि ये जो डिक्लाइन है ये रुकना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। फिर ये है कि जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, AIIB, ये सब जो है अब उनकी कमिटमेंट्स जो है वो आना शुरू हो गई है। तीसरा ये है कि जो फ्लड की वजह से जो है जो फॉरेन असिस्टेंस जो है उसके कमिटमेंट्स भी जो है वो आना शुरू हुए। तो हमारे ऊपर एक तरफ तो जो है वो प्रेशर जो है वो इम्पोर्ट पर कम होगा, दूसरी तरफ से जो रेमिटेंसेस हैं, तो ये भी बात आ रही है कि IMF जो है वो भी कुछ अपने शराइत में नरमी करेगा, और कुछ मुमकिन है कि अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको भी जो है वो लेकिन आरिफ हबीब साहब, इन तमाम आरिफ हबीब साहब ये जितने भी फैक्टर्स आपने गिनवाए हैं, ये तो बड़े ऐसे फैक्टर्स हैं जो हो रहे थे, जेनेरिक हैं, और अगर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यू करते तो भी शायद फिर ऐसा लगता है कि इन फैक्टर्स को कंटिन्यू करना था। तो डार साहब का इसमें क्या रोल है? ये सब चीजें तो आपने डिस्क्राइब की कि ये हो रही कमोडिटी। एक मिनट दे देते तो मैं ये आपके इस सवाल का जवाब भी उसमें शामिल हो जाता। तो डार साहब का ये है कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो ट्रैक रिकॉर्ड सबसे जो इस वक्त जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रुपए की कदर को जो है संभालना है, और उसके लिए उनका एक रेपुटेशन रहा है और पहले उनका एक एक्सपीरियंस रहा है। तो उस पर जो है लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा है कि जो पहले इस किस्म का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था उसकी अब जो है वो जरूरत है। तो एक तो जो है फिर पास में वो इंटरेस्ट रेट को भी कम रखने की हमेशा जो है वो कोशिश करते रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ा मसला दूसरा जो है वो कि वो है वो हाई इंटरेस्ट रेट है। तो हाई इंटरेस्ट रेट का रिजीम को जो है वो रिवर्स करना, और फिर ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना, और उनको अब आई थिंक टेल बेंड जो है वो मिलती हुई नजर आती है। तो डार साहब जो है वो तीसरा जो मैं समझता हूँ कि डार साहब की जो मेरिट होगी कि वो एक एम्पावर्ड वजीर खजाना होंगे, और उनकी जो एम्पावरमेंट है वो उनको ये लिबर्टी देगी कि वो जो सोचते हैं और जो समझते हैं उसको वो फैसले जो है वो
सकेंगे इंडिपेंडेंटली। आरिफ हबीब साहब मेरे साथ रहे। ठीक है, ये जो तीसरा पॉइंट आरिफ हबीब साहब ने कहा एम्पावरमेंट का, वो मैंने शुरू में भी कहा, आपने बताइए में कि चूंकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनरल नवाज शरीफ साहब से जो PMLN की मेन ताकतवर रहनुमा है, ताकत का सरचश्मा है उसकी पॉलिटिकल, उसके बहुत करीब हैं, उनके समधी हैं, उनके अजीज़ हैं, एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है उनको। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था 2013 और 2017 के दरम्यान में, तो वहाँ तक बात समझ आती है। लेकिन राना साहब, लेकिन ये इल्ज़ाम भी उन पर लगा 2013-18 में, ये इल्ज़ाम मालियाती इदारों की तरफ से लगा, अपोजिशन की तरफ से लगा, मीडिया की तरफ से लगा, इकोनॉमिस्ट की तरफ से लगा कि उन्होंने डॉलर फेंका मार्केट में, डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, रुपए को रखने के लिए, ताकि रुपया स्ट्रांग लगे, और असल में रुपया कमज़ोर था, उन्होंने उसको डेप्रिशिएट नहीं होने दिया। और अब जबकि IMF के साथ कमिटमेंट्स की हैं, और बड़ी मुश्किल कमिटमेंट्स की डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने, तो इसहाक डार साहब आके खिलवाड़ करेंगे दोबारा। नहीं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। और डॉन ने एक एडिटोरियल भी लिखा है, अगर मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो जो पहले 3 साल थे हमारी 2013 से 2016 का जो टाइम था, उस वक्त तो अगर आप उस वक्त के करंट अकाउंट डेफिसिट्स निकाल के देखें तो वो 2-3 अरब डॉलर की रेंज में थे। तो आपकी जो कोई प्रेशर नहीं था आपके रिजर्व्स के ऊपर। जो चौथा साल था उसके अंदर वो जो था वो 12 अरब डॉलर के ऊपर गया, और वो प्रेशर बिल्डअप हुआ, और वो इसलिए हुआ कि तब सीपेक की जो मशीनरी थी वो एक बड़ी तादाद में जो थी, उसकी इक्विपमेंट और जो आप कह लें कि साहब ने पैसा नहीं फेंका, तो मैं देखें वो 18-20 बिलियन। मैं वही बता रहा हूं। तो पहले 3 साल तो प्रेशर कोई नहीं था। चौथे साल 12 अरब का मैं एडमिट कर रहा हूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका क्रिएट हुआ, और आपके रिजर्व्स पे मैं वही बता रहा हूं, आपके रिजर्व्स पे प्रेशर आया और वहां से हुआ वो, लेकिन उनको कंटिन्यू नहीं करने दिया गया। अगर वहां उस वक्त डिस्टेबलाइज ना होती हुकूमत, अगर उस नहीं करने दिया, वो तो खुद चले गए थे। नहीं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो गई थी ना, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हो गई थी, शायद खान अब्बासी आगे, लेकिन एक मोमेंटम टूट गया। तो वो मैं समझता हूं डॉक्टर साहब खुद चले गए पाकिस्तान से, बिल्कुल नहीं करने दिया ना। किसने नहीं करने दिया? हुकूमत जो थी नवाज शरीफ की खत्म हो गई। सिर्फ नवाज शरीफ साहब क्या हुआ ना, गवर्नमेंट तो आपकी रही थी। एक प्राइम मिनिस्टर एक पूरी काबीना को लीड करता है, और जब वो काबीना जो है, तो मैं समझता हूं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, जो इंटरफेरेंस हुई, उसका इम्पैक्ट जरूर आया। अगर देखें मेरा पॉइंट सिर्फ सिंपल है, मेरा पॉइंट सिर्फ सिंपल है कि अगर दार साहब और वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कंटिन्यू करती, तो शायद तब आप उनको जज करते, तो मैं आपको एक्सेप्ट करता। वो ब्रेक से 2 मिनट उनको लेगी नहीं तो बड़ा बुरा लगेगा। मुज़फ्फर असद साहब, ऐसा लगता है कि PMLN ने एक स्मार्ट गेम खेली है डार साहब को लाकर, वो इकोनॉमी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट इफेक्ट देना चाह रहे हैं, और इससे आपकी जो सियासी स्ट्रेटजी अब तक की है 6 माह की, उसको अब धचका लगने लगा। नहीं, देखें, हमारी कहीं से भी सियासी स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि पाकिस्तान को नुकसान हो या पाकिस्तान की मईशत जो है उस पे जो है ज़रब लगे, क्योंकि हम तो एक बड़ा जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान लेके आए थे। 6% ग्रोथ थी, और जो है उसके अलावा टैक्स कलेक्शन भी हाई थी, रेमिटेंसेस भी थी, एक्सपोर्ट भी थी, नहीं, आप खेल तो रहे हैं ना इस चीज से कि इकोनॉमी हमारी ऐसी ख्वाहिश नहीं हो पा रही है। रोज ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अपने जलसों में। देखिए हमारा कोई खेलने का मकसद नहीं है ये। तो हमें अगर हाफ वॉली देंगे, फुल टॉस देंगे, तो फिर हम उसको कोई डिफेंड तो नहीं करेंगे ना, शॉट तो खेलेंगे। तो अब देखिए, मैं आपको आप मेरी सुकून से 1 मिनट की बात सुन लें। मैं ये जो डार साहब की जो एक हवा बनाया हुआ है जो लोगों ने, देखिए हवा जो है ना, जब फ्लैट पिच पे आप खिलाते हैं ना, तो वो जो है ना टेल एंडर भी 6 मार देता है उस पर, ठीक है। तो इस पर खुश होने की जरूरत नहीं। अभी है पिच जिसे कहते हैं गीली और टर्निंग पिच है। अब होगा इनका असल इम्तिहान, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं ना कि वो आए हैं और सेंटीमेंट चेंज हो गया है, सेंटीमेंट तो आज से महीना पहले भी चेंज हुआ था। 240 से डॉलर 215 हो गया था ना, और फिर कह रहे थे IMF प्रोग्राम होगा तो एकदम सारी चीजें सही हो जाएंगी, फिर उसके बाद बस्ट कर गई सारी चीजें। तो जो आपने जो स्टार्ट में मुझे बात की थी ना डॉक्टर साहब कि हाँ, कि आपने जो स्टार्ट में की थी ना, ये एक जिसे कहते हैं रेड कारपेट वेलकम, कुछ मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने दे दिया, कुछ ये दे दिया, उस दिन मैं मानूंगा सेंटीमेंट बेहतर हो गया जिस दिन ये इंपोर्ट्स पे पाबंदियां हटा देंगे, बैंक में जो लोग लाइन लगा के खड़े हुए LCs खोलने के लिए उनको हटा देंगे, और इकोनॉमी को नॉर्मलाइज कर देंगे। ये तो इधर से बंद करो, उधर से बंद करो, बैंक की विंडो बंद कर दो, थोड़े से पैसे फेंक दो, उसको प्रेशराइज करो, उससे प्रेशर, उससे बात नहीं बनेगी। दूसरा एक पॉइंट और मैं सिर्फ बता दूं कि ये जो 32 अरब डॉलर की कह रहे हैं ना कि हमारे पास फाइनेंसिंग कमिटेड है,
पहले तो दो चीज़ें, मैं इनको थोड़ा सा अपना तजर्बा, मेरा 18-20 साल का इस मीशत का तजर्बा है। IMF के हमेशा पाकिस्तान में फिगर गलत हुए हैं। 2018 से 2022 में तो हर दफ़ा गलत हुए हैं। तो एक तो इनको मैं कहूँगा कि उसके फिगर्स को और उसके एस्टिमेट्स को बाय इन ना करें, इनको एक मशवरा दे रहा हूँ अच्छा सा। और दूसरा ये कि ये जो 32 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं ना, कि जो कमिटमेंट हुए, देखें इंटरनेशनल हालात चेंज हैं। फेडरल रिजर्व जो है ना इस वक्त हॉकिश हुआ है, पूरी दुनिया की करेंसीज लुट-पुट गई हैं। खुदा के वास्ते डार साहब की रेपुटेशन या डार साहब का जो है ना परसोना जो है ना, उसके चक्कर में 5-10 रुपए ऊपर नीचे करके जो ऑलरेडी आके इन्होंने एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है ना, उसको ना की रहे। फंडामेंटल्स मार्केट से जिद ना करें, ठीक है ना। करेंसी 240 की 280 हो जाए, लेकिन अगर आपकी मईशत सही हो जाए, आपके रिस्क सेक्टर का मोजो से कर दे। ये ना करें कि जी डार साहब और ये करेंसी देखें, पाउंड और डॉलर बराबर हो गए, यूरो नीचे चला गया दुनिया में, तो इनको क्यों इनसिक्योरिटी है? ब्रेक के बाद फिर इसके ऊपर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि फंडामेंटल्स का होगा क्या पाकिस्तानी मईशत का और इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ आरिफ हबीब साहब की तरफ। आरिफ हबीब साहब, इस प्रोग्राम के शुरू में हमने डॉक्टर अशफाक हसन साहब से भी बात की, जो डीन और प्रोफेसर हैं नस बिजनेस स्कूल के। उनका तासुर ये था कि ये जो डॉलर के रेट में कमी हुई है और रुपए ने अप्रिशिएट किया है कोई 12-13 रुपए गुज़िश्ता 3-4 दिन में, ये एक फील गुड फैक्टर है। चूँकि मार्केट का साइज़ बहुत छोटा है, यहाँ 2-3 बड़े मनी चेंजर या 2 बैंक्स के साथ अगर आपकी अच्छी इक्वेशन बन जाए तो वक्ती तौर पर आप इस किस्म का इफेक्ट ला सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल सूरत हाल नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या डॉलर सस्टेन हो जाएगा नीचे या डॉलर इसी तरह से अनस्टेबल रहेगा? अच्छा, तो मुझे तो ये लग रहा है कि देखें, इस वक्त जो हमें डिजायर करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि रुपया स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाए कि 233 पे स्टेबल हो, 225 पे हो, 220 पे हो। आइडियल तो ये है कि 220 के लगभग जाके जो है वो एक स्टेबल हो जाए और इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो खत्म हो जाए। इसका तरीका क्या होगा? आप तो फाइनेंस के आदमी हैं, के आदमी, क्या तरीका है कि रुपए की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सके कोई हुकूमत? इसका तरीका ये है कि आप डॉलर के होल्डर्स को जो है डराएं। अच्छा। उनको डराएं कि रुपया जो है वो जो है स्ट्रांग हो जाएगा और वो जो रुपए के अगेंस्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं। देखिए ना, हर शख्स जब वो देखता है कि रुपया वीक हो रहा है तो वो डॉलर खरीदता है। तो वो डॉलर जो है अपने घर में भी डॉलर रखता है, अपना जो भी अपनी जो उनकी डिमांड है उसको वो जल्दी से पूरा करता है, और जो सेलर है, जो होल्डर है, जो एक्सपोर्टर है, वो उसको होल्ड करता है। तो वो मार्केट ट्रेंड की बेसिस पर डिमांड सप्लाई जो है वो डेवलप होती है। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। ये हुआ तो इससे हुआ तो ये अभी इंप्रेशन ये हुआ कि यार ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और तो कहते रहे हैं कि मैं जो है रुपए को डिफेंड करूंगा और ये गिर जाएगा तो बेहतर ही है कि मैं जल्दी से बेच दूं। तो एक्सपोर्टर्स जो है वो पिछले 2 दिन बात समझ में आती है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर डिटरमिन्ड है कि रुपए को मैंने डिफेंड करना है, तो स्पेक्युलेटर जो है, जो मार्केट पे स्पेक्युलेट करता है, जो सट्टा खेल रहा है डॉलर और रुपए के ऊपर, वो डिस्करेज होगा और रुपया इंप्रूव कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि असल चैलेंज ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है, इंपोर्ट्स को भी खोलना पड़ेगा, बिकॉज इवन एक्सपोर्ट्स के लिए भी इंपोर्ट्स की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपसे बेहतर कौन समझता है इंपोर्ट्स की जरूरत है, एलसीज पे पाबंदी लगी हुई है। इन सब चीजों के बारे में क्विक कर दीजिए। जो प्राइस पिछले लास्ट 3 महीने की जो एवरेज प्राइस रही है कमोडिटीज की, जो हमारी मेजर इंपोर्ट्स हैं, और उसको अगर हम आज की रेट से कंपेयर करते हैं ना, तो जो है वो और सेम क्वांटिटी हमारा इंपोर्ट हो रहा हो तो हमको क्वार्टर का $2 बिलियन की सेविंग है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्राइस में जो डिक्लाइन आया है उससे पाकिस्तान को $7-8 बिलियन आज के रेट से जो है वो एडवांटेज है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी नजर आता है कि जो ये सख्तियां भी हुई थी इंपोर्ट पे, तो क्वांटिटी भी जो है वो कम इंपोर्ट होगी। तीसरा ये है कि जब इतनी महंगाई हुई है तो थोड़ी सी कंजप्शन में भी जो है वो कमी आई है। तो ये 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं, ये जो है वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बैकलॉग है, कुछ जो है बैकलॉग है, वो बैकलॉग को जो खत्म करना होगा और उसके लिए आई थिंक जो है वो इनको ज्यादा स्मार्टली जो है वो प्ले करना होगा।
तब जाके ये मामला, और फिर आप ये देखिए जरा स्टेबिलिटी आएगी ना, ठीक है, तो फिर हम बिल्कुल बाहर से इन्वेस्टमेंट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। मेरे साथ रहिए, बस मेरे पास 1.5-2 मिनट रह गए। मुजम्मिल असलम, क्विक कमेंट आपका, उसके बाद मैं राणा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। वेरी क्विक कमेंट। देखिए, मैं हूं तो अपोजिशन में, लेकिन मशवरा दे देता हूं कि ये जो 180 दिन जो एक्सपोर्टर को पेमेंट लाने का बोला है ना, इसको कर दें 90 दिन या 100 दिन, और जिस दिन वो एक्सपोर्ट करे उस दिन उसका डॉलर लॉक कर लें, फिर कोई एक्सपोर्टर होल्ड नहीं करेगा। दूसरा, आरिफ साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि कमोडिटी की प्राइस तो गिरी है, लेकिन जो मेरा कंसर्न है एक्सपोर्ट और जो है ना रेमिटेंसेस, वो भी गिर रही हैं। तो आपका करंट अकाउंट जो है कम ज़रूर होगा पिछले साल से, क्योंकि आप एक वैक्सीन इंपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फ्लड की वजह से कुछ चीज़ें आपको मंगानी भी पड़ेंगी। द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट के पास प्लान होना चाहिए, ये सिर्फ डॉलर नहीं खेले, प्लान बनाए जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है साथ साथ जो है खुल के हों। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होंगी तो मुल्क में जो ये तमाम टारगेट मिस कर देंगे। बहुत शुक्रिया। क्विक कमेंट फ्रॉम यू राणा साहब, क्विक कमेंट। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि वी आर कंफर्टेबल। एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस क्यों नहीं चाहिए? मैं जो स्टेटमेंट देना चाहता हूं वो ये है कि जो हमारी कमर्शियल बोरोइंग है और जो हमारी बॉन्ड्स हैं, वो वी आर कंफर्टेबल इन रिटायरिंग देम ऑन टाइम। कोई ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। दूसरा, रुपया जो है इट इज अंडरवैल्यूड है, रुपए ने गेन करना है, तो जो भी होल्डर्स हैं उनके लिए बेहतर होगा कि वो नुकसान से बचने के लिए डॉलर्स जो हैं उनसे जल्द जान छुड़ा लें। और मैं ओवरऑल मैं बताता हूं कि जो दुनिया है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, उसने दुनिया की जो ग्रोथ की फोरकास्ट है वो 4% से डाउनग्रेड करके 2.2%। हमारा खत्म हो गया। राणा साहब, मुजम्मिल असलम साहब, आरिफ हबीब साहब का, इसी तरह से जनाब डॉक्टर अशफाक हसन साहब का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने का। ऐसा लग रहा है कि PMLN की हुकूमत ने और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने अपना एस कार्ड, अपना पत्ता खेला है सेनेटर इसहाक डार साहब की शक्ल में, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना के, ताकि पॉलिटिक्स में जो इस वक्त सुबकी है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए क्या होता है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।